सर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? मतलब क्या वो ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ या ऐसी कोई है? जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो अगेन आपके अंदर जो है वो ट्रिगर आपने बटन दबा दिया F3 मोड और उसकी वजह से हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, राइट। तो हमें इन चारों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले करियर बना लूँ और हेल्थ जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब करूँगा। तो पहले तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि ये डायबिटीज़ क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ कि जो वज़न बढ़ने की जो जर्नी है, ओबेसिटी की जर्नी है, 4 स्टेजेस होती हैं और हर एक स्टेज में बॉडी आपको कुछ सिग्नल देती है और आपको वो सिग्नल कैच करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली स्टेज होती है ओबेसिटी की। अगर मुझे ये ओबेसिटी कम करना है तो क्या खाली डाइट कंट्रोल ही एक ऑप्शन है या कुछ और भी चीज़ करनी पड़ेगी? तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, राइट। और ये भी एक ऐसी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद किसी डाइट प्लान की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। मेरी उन सभी महान आत्माओं को ये बोलने का है कि पहले ये जो सवाल आप बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तो ये सवाल अपने आप से पूछें कि बाबा अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो फिर आपको दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ रही है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। आज अगर 140 करोड़ की जनता है तो उसमें से 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ हो चुका है करेक्ट। और 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज पे है। राइट। मतलब आप देखोगे तो कितने सारे लोगों को और डायबिटीज़ होने वाला है अगर उन्होंने प्रॉपरली ध्यान नहीं रखा तो। राइट। और मेरे ख्याल से ये तो वापस अनऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल डेटा तो कुछ और रहेगा। कितने लोग तो ऐसे भी रहेंगे शायद जिन्होंने अभी तक चेकिंग भी नहीं किया, उनको पता ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है भी। राइट। तो पहले तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि ये डायबिटीज़ क्या होता है? एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डायबिटीज़ को आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जिनसे हमारे व्यूअर को, जिनको इसके बारे में समझना हो, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाएं। ग्रेट। सो देखिए, डायबिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज़ कोई एक बीमारी नहीं है पहली चीज़ तो, क्योंकि जैसी डायबिटीज़ होती है तो लोगों को बहुत परेशानी आने लगती हैं और एक होता है ना, एक डरावनी पिक्चर सी दिखाई देने लगती है। डायबिटीज़ इज़ जस्ट अ सिचुएशन, एक कंडीशन होती है और जिसमें आपके ब्लड के शुगर लेवल नॉर्मल से बढ़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ते, हमारे और आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ते हैं, लेकिन चूंकि आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, तो ब्लड शुगर अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि उनकी ब्लड शुगर लेवल जो होते हैं एक नॉर्मल रेंज, इट्स एग्जाम्पल 200 के ऊपर, खाना खाने के बाद पीपी 200 से ऊपर अगर आप रहती है तो वो हायर ब्लड शुगर जो रहती है वो आपके ऑर्गन्स को और आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर रही होती है। ये है डायबिटीज़ की सिचुएशन, इसको हम कहते हैं डायबिटीज़। ओके। उसमें मैंने कुछ सुना है टाइप्स भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसी डायबिटीज की यस, टाइप्स होती है यस, जो इतनी बिल्कुल, खतरनाक नहीं है, लेकिन कुछ फिर। बिल्कुल। डायबिटीज़ में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन एक अगर सामान्य लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो डायबिटीज़ में टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। ओके। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो जनरली बच्चों में पाई जाती है। उनमें जन्म से ही बाय बर्थ उनकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है, क्योंकि उनके पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं वो बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक रीजन्स वो काम नहीं कर रही होती हैं, जिसकी वजह से टाइप 1 जो डायबिटिक्स होते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको ज़िंदगी भर इंसुलिन पे रहना पड़ता है एंड इट्स वेरी पेनफुल, राइट। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थैंक इंसुलिन की वजह से आज बहुत सारे लोग सस्टेन कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को। ये तो हो गया टाइप 1। टाइप 2 होता है एडल्ट्स को, राइट। जो 20 साल 25 साल से ऊपर के लोग हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसमें हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बनता तो है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है, या तो बनता है ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है या बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल लगातार लंबे समय तक बढ़े रहते हैं। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ओके ओके। ये इंसुलिन हार्मोन के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगा। आपने अभी बताया कि वो हमारे बिल्कुल। बॉडी में रहते यस, हैं, यस। तो क्या फंक्शन होता है और क्या करते बहुत हैं? अच्छा सवाल है, क्योंकि डायबिटीज़ का जो मैं बताऊं कि हीरो भी बोलूं विलन भी बोलूं, ये सब इंसुलिन ही करने वाला है। अच्छा। तो देखिए होता क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि हम सब लोग खाना कंज्यूम करते हैं, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में वो खाना डाइजेस्ट होता है और उस जो कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं उससे बनता है एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज। तो हमारे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, राइट, हमारे बॉडी में 63 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, हर एक सेल को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो बेसिकली एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। तो अब जब आप खाना खाते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ना शुरू होते हैं। जैसे जैसे ग्लूकोज के लेवल बढ़ते हैं तो ब्रेन से सिग्नल जाता है कि इसके लेवल को मेंटेन करना है। तो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। तो अब ब्लड में ग्लूकोज भी आ गया है और इंसुलिन भी आ गया है। अब इंसुलिन का काम क्या है कि हमारी जो सेल होती हैं, हमारी सेल्स को मान के चलिए जैसे ये एक रूम है, राइट। जैसे हमारा एक रूम है या घर है और हर एक घर में आपका एक मेन डोर रहता है, राइट, जहाँ से आप एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं, और उस पर एक लॉक भी रहता है, यस और नो। करेक्ट। तो ठीक वैसे ही हमारे बॉडी की सेल हैं और हर एक सेल के ऊपर एक गेट होता है और एक लॉक रहता है।
जो गेट है उस गेट से ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है और वहाँ पर उसकी बर्निंग होती है और एनर्जी मिलती है। लेकिन उस गेट को खोलने का काम करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। इंसुलिन आता है और इस लॉक को अनलॉक करता है, और जैसे ही लॉक खुल जाता है तब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है और तब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये सब बराबर काम कर रहा होता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि ये जो लॉक है ना, उस लॉक के ऊपर एक फैट जमा हो जाता है, एक कोटिंग जम जाती है। तो आपका इंसुलिन बनता तो है बॉडी में, लेकिन इंसुलिन चाह के भी उस लॉक को अनलॉक नहीं कर पाता। अब जब लॉक खुलेगा नहीं तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता। अब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को बार बार भूख लगती है। ब्लड में शुगर पड़ा हुआ है, 300-400 से भी ज़्यादा ब्लड शुगर है, लेकिन वो शुगर कंज्यूम नहीं कर पा रही है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का जो मेन रियल रूट कॉज है हाई ब्लड शुगर लेवल नहीं है, वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस। करेक्ट। और ये इंसुलिन को फिर दिया जाता है, अगर कोई टाइप 2 का पेशेंट है तो उनको एडिशनल इंसुलिन दिया जाता है। ये एक सिचुएशन आती है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ जब नया किसी को डायग्नोज होता है, पता चलता है, तो शुरुआत में जनरली उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, मेडिसिन दी जाती हैं, और 5-10-15 साल उन्हें दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। पर 5-10-15 साल के बाद होता ये कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सिस्टम कैसे काम करता है, जितना ज़्यादा आपके ब्लड में ग्लूकोज होगा उतना आपकी बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़ता है। करेक्ट। उसको मैनेज करने के लिए तो लगातार लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल बड़े होने की वजह से बॉडी को ज़्यादा लोड पड़ता है इंसुलिन बनाने की वजह से। 5-10 साल के बाद बॉडी थक जाती है, इंसुलिन बनना कम हो जाता है, फिर उस समय बाहर से फिर इंजेक्शन के फॉर्म में देना पड़ता है। मतलब अब टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। करेक्ट। मैंने तो डायबिटीज़ के बारे में ये भी सुना है कि डायबिटीज़ जेनेटिक होती है। मतलब अगर मेरे मॉम डैड को है तो मुझे होगा, अगर मुझे है तो मेरे बच्चों को होगा। करेक्ट। तो ये साइकिल कभी ब्रेक होगा? अगर समझो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे अगर प्रोटेक्ट करना है कि मेरे बच्चों को नहीं होना चाहिए, राइट। तो पहले तो ये बताइए कि ये सच में ऐसे जेनेटिक होता है, और अगर होता है तो मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँ? बहुत अच्छा सवाल है विरल। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थॉट रहता है, क्योंकि अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है तो उसकी अगली जनरेशन को डायबिटीज़ होगा, राइट। तो इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। लेकिन जेनेटिक्स में भी दो तरह के जीन्स होते हैं, राइट। एक वो जीन होते हैं जो मतलब डोमिनेंट होते हैं, जो बिल्कुल एक्सप्रेस होते हैं। दूसरे जीन होते हैं वैसे जीन्स जिनको अगर ऐसा माहौल दिया जाएगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लेट्स से एग्जांपल, अगर मेरे फादर की या मदर की के करली हेयर्स हैं या उनकी आंखें ब्राउन कलर की हैं, तो ये कलर शेप मुझे माता पिता से मिलेगा, ये होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो डायबिटिक की जो बात है, जेनेटिक का रोल सिर्फ 5 से 10% है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेनेटिक का रोल सिर्फ 5 से 10% है। अगर किसी के फादर मदर को डायबिटीज़ है तो उनके बच्चे चाहें, अगर सही लाइफस्टाइल फॉलो करें, तो वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं डायबिटीज़ होने से। तो 90% से ज़्यादा जो रोल है वो है आपकी लाइफस्टाइल का। 5 से 10% रोल होता है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स का मतलब ये है कि एक नॉर्मल पर्सन की कंपैरिजन में उस पर्सन को डायबिटीज़ होने के खतरा या रिस्क ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर वो समझदारी से अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके रखता है, टाइमली चेकअप कराता है, तो ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में थी, मदर फादर को थी तो आपको भी होने वाली है। तो जेनेटिक्स एक मिथ है, राइट। कई बार लोग इसी चीज़ को लेके परेशान रहते हैं, बट इट्स जस्ट अ मिथ, राइट। 5-10% रोल है जेनेटिक्स का, पर 90% रोल है आपकी लाइफस्टाइल का। ओके। तो अगर ये जेनेटिकली है भी, चलो 5-10% भी, करेक्ट, तो कोई तो ऐसे मेजर्स होने चाहिए जहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करना है कि आगे जाने के चांस ही ना हो। बिल्कुल। तो उसका सबसे सरल तरीका है कि जैसे ही अगर आपकी एज 25 ईयर एंड अबव जाती है, साल में कंप्लीट अपना बॉडी चेकअप ज़रूर कराते रहें, राइट। जिससे क्या होगा कि अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में कोई भी पैरामीटर ऊपर नीचे होगा तो आपको टाइम से पहले मिल जाएगा। लेकिन हमारे देश में लोग 5 लाख 10 लाख की कार के लिए इतने कॉशियस रहते हैं कि हर 3 महीने में टाइम से पहले सर्विसिंग करा लेते हैं। लेकिन जो करोड़ों रुपए की जो बॉडी मिली है, ये फ्री में मिल गई है, तो इसकी सर्विसिंग की फुर्सत ही नहीं है। और फिर परमानेंट सर्विस होती है आईसीयू में, राइट। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। करेक्ट। सो एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हर एक इंडिविजुअल को साल में कराते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। हेल्दी लाइफस्टाइल में मैं हमेशा बताता हूँ, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, 5 चीज़ें रहती हैं। पहला है फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस। दूसरा है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करना है। तीसरा आता है आपका स्लीप क्वालिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा आता है आपकी गट हेल्थ, आपका डाइजेशन, क्योंकि गट और ब्रेन कनेक्टेड है। और एज़ पर आयुर्वेदा 70 से 80% बीमारियां हमारे पेट में खराबी की वजह से पैदा होती हैं, तो गट हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और 5वां आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि
ये जो 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है ना, अगर कोई इंसान इन 5 चीज़ों को बैलेंस बना के चलता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीमारी किसी ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट कर सकती, वो फिट एंड फाइन रहेगा। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल और इन 5 पिलर्स पे काम करे तो वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है और फ्यूचर में अपने आप को डायबिटीज़, बीपी, शुगर, थायराइड, किसी भी तरह की लाइफस्टाइल डिसीज़ को होने से रोक सकता है। करेक्ट। तो अगर ये सारी चीज़ें रोकनी हो, प्रिवेंट करना हो, तो एक आपने बताया कि रेगुलरली चेकअप करिए, लेकिन चेकअप का तो तभी होता है ना जब भी मुझे कुछ बीमारी हो। अगर मेरे पास कुछ बीमारी होगी, मुझे पता है कि हाँ यार मैं बीमार हूँ, तब जा कर के मैं चेकअप करवाऊँ। मैं ऐसे ही क्यों हर 3 महीने में जाके चेकअप करवाऊँगा? वही तो मेरा कहने का पर्पज़ है कि जिस तरह से हम अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं, राइट, कार की सर्विसिंग आप कब कराते हैं? जब उसका इंजन बंद हो जाता है या जो 20,000 किलोमीटर से पहले हम करा लेते हैं, ख़राब होने से पहले कराते हैं। कब कराते हैं हम? पहले ख़राब होने के पहले ही। वही तो हमारी बॉडी के लिए करना है कि जब तक आपको पता चलेगा, जब तक आपको सिम्टम आएंगे कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, तब तक तो वो आपकी बॉडी को कितना डैमेज कर चुकी होगी। इसीलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ 1000 टाइम बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होंगे फिर? यस, बहुत अच्छा सवाल है कि कैसे पता करें कि मुझे डायबिटीज़ होगा, क्योंकि हर किसी को अभी मीठा खाने की आदत तो हर किसी को होती है। मैं भी कहीं जाऊंगा, कोई रास्ते से गुजरूंगा, कोई डेजर्ट्स का शॉप दिख गया या कुछ आइसक्रीम्स वगैरह या मीठा कुछ चॉकलेट खाने का, तो हर किसी को वो स्वीट टूथ तो रहता ही है खाने की, गुजरातीज में तो खास करके बिल्कुल। लेकिन वो डायबिटीज़ में कभी कन्वर्ट होगा, वो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक बात आती है डायबिटीज़ की या किसी भी बीमारी की, मैं आपको बताऊँ, आपकी बॉडी जो है बहुत इंटेलिजेंट है। हमारी बॉडी ना आपको सिग्नल देती है। जैसे अगर किसी को हेडेक हो रहा है ना, तो हेडेक बुरा नहीं है, हेडेक इसलिए हो रहा है कि आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, बाबा आपको रेस्ट करने का टाइम है। राइट, अगर किसी को वोमिटिंग होता है या लूज मोशन लगता है तो तभी लगता है कि जब आपकी बॉडी में कोई गलत चीज़ चली जाती है तो बॉडी उसे बाहर फेंकती है, लेकिन हम इसे समझते हैं बीमारी। बट एक्चुअल में फीवर आना, हेडेक होना, वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना, ये आपकी बॉडी की नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है। आपकी बॉडी आपको बताती है, सिग्नल देती है, लेकिन हम उन्हें दवाइयाँ खा के सप्रेस कर लेते हैं और फिर बीमारी में रहते हैं ना। अब बात आती है डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ में जो सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम आता है कि आपको फ्रिक्वेंट यूरिन, बार बार यूरिन जाने का होता है और यूरिन जाने के बाद चींटियाँ दिखने लगती हैं। राइट, पहले के ज़माने में मधुमेह बोला जाता था, तो पहले डायबिटीज़ को ऐसे ही डिटेक्ट करते थे कि यूरिन जाने के बाद अगर चींटियाँ दिख रही हैं वहाँ पे, तो ब्लड में भी शुगर आने लगा, इतना शुगर बढ़ गया है। तो बार बार यूरिन जाना है। दूसरा, बार बार प्यास लगना है, गला मतलब आपको ड्राई रहना है। तीसरा, आपको बहुत भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है, मतलब खाना नहीं मिला तो लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स आती हैं। एनर्जी लेवल बहुत कम रहते हैं, दिन भर आपकी एनर्जी कम रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, ठीक है। स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए रहते हैं, राइट, ये सब। और स्किन में इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ का पता तब चलता है, मतलब एक्सीडेंटल डायग्नोज होती है, वो गया था, पता पड़ा अपना कुछ और चेकअप कराने के लिए और ब्लड में पता पड़ा कि उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो एक्सीडेंटल डायग्नोसिस होती है। तो स्किन इन्फेक्शंस जो होते हैं, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, खासकर प्राइवेट पार्ट्स में जो इन्फेक्शन होता है वो भी डायबिटीज़ की वजह से होता है। देर से घाव भरना, आपने देखा डायबिटीज़ जब बहुत सीवियर हो जाती है, बहुत सारे लोगों को हाथ पैरों में चोट लग जाती है और वो हील नहीं होती, गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और वो हाथ पैर काटने पड़ते हैं, एम्प्यूटेशन करना पड़ता है, राइट। करेक्ट। ब्लर दिखाई देना, राइट, चक्कर आना, राइट, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि बॉडी में डायबिटीज़ जैसी सिम्टम्स आने लगे हैं या डायबिटीज़ की प्रारंभिक अवस्था है। करेक्ट। ये टाइम पे हमें क्या ध्यान देना चाहिए? अगर समझो मुझे ये सिम्टम्स दिख रहे हैं कि हाँ मुझे चक्कर आ रहा है बार बार, या वो थोड़ा धुंधला दिख रहा है, या वॉशरूम यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, करेक्ट, समझ गया कि ये अर्ली स्टेज है, तो अभी क्या ऐसा करे जिससे और ना बढ़े और कंट्रोल हो जाए? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटी है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, चाचा नानी दादा दादी के नुस्खे हैं ना, ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं। कुछ भी किया, करेले का जूस पीना शुरू कर दिया, मेथी का पानी पीना शुरू कर दिया और घूमना फिरना शुरू कर दिया कि चलो खुद से कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, डायबिटीज़ जैसे लकड़ी के अंदर घुन लग जाता है ना, दीमक लग जाती है, अंदर से खोखला कर देती है। जब तक आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, मतलब डायबिटीज़ एक दिन में डेवलप नहीं होती। कोई भी बीमारी, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ये बीमारियों को डेवलप होने में 10 से 15 साल लगते हैं। और जब तक उनके सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वो बॉडी में एस्टैब्लिश हो चुकी है, राइट। तो डायबिटीज़ जैसे ही आपको पता चली, सबसे पहले तो अपना ब्लड टेस्ट कराएं और जो भी आपके पास मेडिकल एक्सपर्ट है, डॉक्टर हैं, उनके पास जाके आप कंसल्टेशन कराएं
और आज की डेट में तो लाइफस्टाइल कोच हैं, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम्स हैं, राइट, हम बहुत बड़े लेवल पर डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम में आप आएँ, चीज़ों को जानें समझें, और जो भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया जा रहा है, उनको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, तो काफ़ी हद तक आप इनिशियल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। ये जनरल टेंडेंसी तो ये होता है ना, जैसे भी आपने बताया नीम और करेला, तो एक अगर समझो मीठे की वजह से अगर डायबिटीज़ हो रहा है तो नीम और करेला जो कड़वा हम खाते हैं या हाँ। वो तो वो बैलेंस नहीं हो जाता है। इनफैक्ट मैंने तो एक रील देखा था अभी आचार्य मनीष का, कि अगर आपको डायबिटीज़ शूटअप हो गया तो आप कुछ वो पतीले के अंदर पानी और उसमें नीम और करेला का पाउडर मिक्स करो और फिर उसमें 10 मिनट जी चलो, तो आपका वो कंट्रोल हो जाएगा। तो क्या ये सच में ऐसा होता है? हाँ, मतलब ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, ये कुछ उपाय हैं, मतलब होता है क्विक फिक्स है कि आपको करना है, इमीडिएट रिजल्ट के लिए थोड़ा बहुत करना है तो कर सकते हैं। लेकिन आप खुद देखिए, अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है और आपके खाने पीने का टाइम टेबल ठीक नहीं है, आपकी स्लीप क्वालिटी ठीक नहीं है, फिर आप करेले पे क्या दवाइयों पे भी चलने लगेंगे, डायबिटीज़ पे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। अल्टीमेटली ये सिर्फ क्या है, आपके टाइम बीइंग के लिए है, फॉर टाइम बीइंग है। लेकिन अल्टीमेट अगर हमें डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, मेरा जो मेजर फोकस रहता है रिवर्सल पे, तो उसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। आज प्रॉब्लम कहाँ पे विरल, कि किसी भी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ होती है, वो सबसे पहले जाता है टेस्ट कराने जाता है, डायग्नोसिस कराता है, फिर जाएगा फिजिशियन के पास, वहाँ से उसे ड्रग दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसे मैं बोलता हूँ 3D ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप है 3D ट्रैप, पहले डायग्नोसिस होगी, फिर डिजीज़ का पता चलेगा और फिर ड्रग दे दिया जाएगा। और वो हर महीने जाता है, दवाइयाँ लेता है, फिर हर 2-3 महीने में उसके दवाइयों के डोजेस बढ़ते जाते हैं, और दवाइयों के डोज बढ़ रहे हैं, पहले 1 टैबलेट, फिर 2 टैबलेट, 4-4, 5-5 टैबलेट। बॉडी में जितने सिम्टम्स हैं, मतलब अगर थायराइड होगा तो थायराइड की अलग गोली चलेगी, बीपी की अलग गोली, डायबिटीज़ की अलग गोली, जितने सिम्टम उतनी अलग गोलियाँ, और जितने सिम्टम उतने अलग फिजिशियंस। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम बीमारी के रूट कॉज पर काम नहीं कर रहे, सिम्टम को मैनेज कर रहे हैं, राइट। जैसे ये छत है, इससे अगर पानी आने लगा तो हमने कुछ डॉक्टर फिक्स्ड लगा लिया टाइम बीइंग के लिए। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम डायबिटीज़ के साथ आज है, और आज इतने ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, बिगेस्ट रीज़न कि हमारा पूरा फोकस कुछ भी करके अपने ग्लूकोमीटर की रीडिंग में कम लेके आना है, कैसे भी करके ब्लड में शुगर की रीडिंग कम होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डायबिटिक पेशेंट जो डायबिटीज़ की मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, वो मेडिसिन क्या करती है, वो मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड में जो शुगर भरी हुई है, जो लेवल रहते हैं, उसको हटा देती है, सफाई कर दी, राइट। लेकिन वो शुगर आपके बॉडी से नहीं जाती है, वो शुगर स्टिल आपके ऑर्गन में डंप हो जाती है, लीवर पे, किडनी में, हार्ट में। इसीलिए आपने देखा है कि एक टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को लंबे समय में जब वो दवाइयाँ खाता है, रिवर्स नहीं करता है, तो उसके मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रहा। तो रूट कॉज पे काम करने का मतलब ये है कि हमें इन 5 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। फिजिकल हेल्थ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है, स्लीप की क्वालिटी पे, गट हेल्थ पे, डाइट एंड न्यूट्रिशन पे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। एक होता है डायबिटीज़ का मैनेजमेंट, जो अभी चल रहा है कि कैसे भी करके दवाइयाँ गोली दे के डायबिटीज़ को दबाया जाए, राइट। दवाई का मतलब होता है मर्ज को दबाना, ना कि ठीक करना, राइट। और रिवर्सल का मतलब होता है एक होलिस्टिक अप्रोच। हम आपकी सारी लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। फिर आपको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको सोल्यूशन देते हैं, राइट। जैसे किसी भी पेशेंट की मैं बात करूं, वो बाहर जाता है, किसी भी एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उन्होंने देखा कि ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, ठीक है, तो आपको ये दवाई लेनी है। लेकिन वो ये चेक नहीं करते कि इसकी ब्लड शुगर का रीज़न क्या है। आज हर महीने हज़ारों लोग हमारे ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम में आते हैं डायबी फ्री लाइफ में, तो हम उनका पूरा असेसमेंट करते हैं और हमने देखा है कि 70-80% लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है। अब डॉक्टर कभी नहीं पूछता कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसे चल रही है, बीवी से झगड़ा तो नहीं चल रहा, फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं चल रहा, तुम्हारी EMI की टेंशन तो नहीं है। तो वो जब तक स्ट्रेस आप एलिमिनेट नहीं करोगे, ये गोलियां आप कितनी भी खा लेंगे, डायबिटीज़ कभी रिवर्स नहीं होगी। करेक्ट, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्लीप क्वालिटी ठीक नहीं है, और आज तो इंडिया इज़ द 3rd मोस्ट स्लीप डिप्राइव कंट्री। मतलब जो रात 6 से 7 घंटे की हम नींद ले रहे हैं। तो हमें डीपर लेवल पर काम करने की ज़रूरत है अगर डायबिटीज़ को सही तरीके से हमें रिवर्स करना है। मैनेज मत करना मतलब जुगाड़ वाला काम है। करेक्ट, टाइम बीइंग है, बस गोली खा ली, शुगर कंट्रोल दिख रही है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं। करेक्ट। ये डायबिटीज़ रिवर्सल में कुछ तो ऐसा लिमिट होता रहेगा, मतलब पहले मुझे वो अमाउंट बता दीजिए कि कितना अगर शुगर रहेगा तो हो सकता है, कितना शुगर रहेगा तो रिवर्स होने के चांसेस हैं, करेक्ट, और कितना रहेगा तो भाई वो चांस ही नहीं है, फिर आपको दवाइयों पे ही जीना पड़ेगा। हाँ, तो अगर मैं बात करूं रिवर्सल की, तो आज हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं, राइट। इंसुलिन ले रहे हैं 10-10 साल से, और आज वो भी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करवा पा रहे हैं, राइट। सो अगर आपके जनरल कंडीशन ठीक है,
और आप मेडिकेशंस पे हैं, आपकी ब्लड शुगर 200-250, दवाइयाँ लेने के बाद 200-300 के बीच में है, और HbA1c 6, 7, 8 इवन 10 तक भी गया है, तो भी वो रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल तभी होता है जब जो पेशेंट है या जिसको डायबिटीज़ है वो अंदर से मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं, मुझे ये दवाइयाँ गोलियों वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। पहले तो वो कमिटमेंट उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो हिम्मत हार चुका है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर विल पावर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, रिवर्सल की डेफिनेशन क्या है? तो वर्ल्ड की एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, उन्होंने एक क्राइटेरिया बताया है कि अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर है, और अगर आपका HbA1c लेस देन 6.5 है, और 3 महीने तक आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, मतलब बिना दवाइयों की आपकी शुगर लेस देन 100 है और HbA1c 6.5 है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज रिवर्सल। पर एक और टेक्निकल टर्म जो सही टर्म यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं रेमिशन। रेमिशन एक सही वर्ड है। तो ये सिचुएशन कहलाती है डायबिटीज़ के लिए रिवर्सल कहते हैं, अगर आपने ये सिचुएशन अचीव कर ली। लेकिन हम इस प्रोग्राम में जो हम लोगों को ट्रेनिंग एंड कोचिंग देते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते हैं। हम बताते हैं कि आपकी ब्लड शुगर हमें लेस, मतलब नॉर्मल इंसान की जो ब्लड शुगर होती है लेस देन 100 फास्टिंग होनी चाहिए, और HbA1c लेस देन 5.7, मतलब एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का HbA1c हो उतना आ जाए आपका, और आपकी मेडिसिन छूट जाए 6 महीने तक, और आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए। मतलब आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल यंग और फिट दिखें, तब हम मानेंगे कि आपने रियल मायने में डायबिटीज़ को रिवर्स किया है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये वापस ना आए। मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट लेना है तो कम से कम 6 महीने का टाइम तो आपको देना होगा, क्योंकि बीमारी को होने में, डेवलप होने में 10 साल लगे, 15 साल लगे, तो कम से कम 6 से 9 महीने का समय हमें देना होगा। और ये एक जर्नी है, राइट? ये इट्स नॉट लाइक कि हमने एक दिन हमने डाइटिंग कर ली, 15 दिन, महीने भर कर ली तो ठीक हो जाएंगे। ब्लड शुगर लेवल तो तुरंत कम हो जाता है, लेकिन रिवर्सल इज़ ए लॉन्ग टर्म जर्नी, और जहाँ पर एक टीम की, एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। करेक्ट। और अगर किसी ने अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया तो आपको कितने ब्लेसिंग्स मिलेंगे? मतलब ऑब्वियसली अगर आपके वजह से किसी का अगर रिवर्स हो रहा है डायबिटीज़, जी। क्योंकि आज दवाई रोज़ खाना इज़ लाइक टास्क, और इवन अभी चलो ठीक है दवाई खा रहे हैं, एक रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अगेन डायबिटीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसका डोजेज हर थोड़े दिन के बाद बढ़ते जाता है। Correct. पहले वो कुछ 100 mg होता है, थोड़े दिनों के बाद अगर असर नहीं कर रहा है तो 150, असर नहीं कर रहा है 250, राइट। मतलब वो बढ़ते जाता है डोजेज, और वो कहीं ना कहीं हमारे किडनी को असर करता है। राइट। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लोगों को दवाई खाने में मज़ा आ रहा है कि हाँ ठीक है यार चलो आलस। चल रहा है ना, आलस है एक्चुअली, रिवर्स करने के लिए आलस है। तो आप मुझे थोड़ा सा कोई सक्सेस स्टोरी बताइए कि किसने, अगर आपके कोई ऐसे पेशेंट हो जिन्होंने रिवर्स किया हो तो उनके लाइफ में क्या बदलाव आया? मतलब ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। एक हमारे क्लाइंट है मिस्टर अभिनव, राइट? अभिनव, और करीब 45 ईयर एज, और उनका जब प्रोग्राम शुरू किया करीब 85 प्लस वजन था, एंड 9.6 HbA1c था, 9.6 समथिंग। 4 से 5 गोलियां ले रहे थे, और इनको एक इंजेक्शन भी दिया गया था, एंड स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सारे प्रॉब्लम थे। एंड प्रोग्राम शुरू करने के 3 महीने के अंदर उनकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। विद इन 3 मंथ ही स्टॉप ऑल हिज मेडिकेशंस, इंजेक्शन बंद हो गए, और उनके पास ऑफिशियल मेल आया, एक लीडिंग डायबिटोलॉजिस्ट से उनका इलाज चल रहा था, उन्होंने दिया कि भाई अब आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं, डायबिटीज़ फ्री हैं, और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, राइट? मैंने एक बुक भी पब्लिश की है, मेडिसिन फ्री लाइफ। तो मेरा पर्पज़ वही है कि हम लोगों को एजुकेट करते हैं, एम्पावर करते हैं, और उनको समझाते हैं कि बॉस दवाइयाँ एक आध दिन के लिए खा लें, एक हफ्ते के लिए खा लें, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी भर इन पर डिपेंडेंट रहना ये कहीं पे भी समझदारी की बात नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म ही करती है। करेक्ट। सर अभी आप मुझे बता रहे थे HbA1c और शुगर लेवल, तो थोड़ा एक जस्ट लेमैन लैंग्वेज में बता दीजिए कि क्या लेवल नॉर्मल है, क्या लेवल रिस्की है? देखिए, नॉर्मल अगर देखा जाए एक हेल्दी पर्सन के लिए, फास्टिंग ब्लड शुगर, जब आप 8 से 10 घंटे कुछ नहीं खाते हैं उसे हम बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, तो आपकी लेस देन 100 होना चाहिए, ठीक है, मतलब 99 से कम होना चाहिए फास्टिंग, और खाना खाने के बाद आपकी 140 से कम होना चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद, जिसे बोलते हैं PP ब्लड शुगर। ये तो हो गया नॉर्मल के लिए। अब किसी को प्री डायबिटीज़ होती है, तो प्री डायबिटीज़ नॉर्मल और डायबिटीज़ के बीच की एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, कैजुअली लेते हैं, और यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। प्री डायबिटीज़ में इंसान अभी डायबिटिक नहीं हुआ लेकिन नॉर्मल भी नहीं है। तो प्री डायबिटीज़ की सिचुएशन तब होती है जब आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 के बीच में होती है, और PP जो होती है खाना खाने के 2 घंटे बाद की 150 से 199 के बीच में, मतलब 200 से ऊपर नहीं गई है, तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में रहते हैं। और HbA1c
नॉर्मल इंडिविजुअल का रहता है 5.7 से कम रहना चाहिए, 5.7 से 6.4 अगर होता है तो प्री डायबिटिक है, और 6.5 से अबव जा रहा है तो डायबिटीज़ की सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि भाई अब डायबिटीज़ है। तो ये क्राइटेरियाज हैं। ओके ओके ओके, अमेजिंग अमेजिंग। मैंने डायबिटीज़ में ये भी देखा हुआ है कि एक बार अगर किसी का दवाई चालू हो जाता है तो वो बंद नहीं होता है, मतलब क्या ऐसे पॉसिबल है, किसी का छूट सकता है दवाई ऐसे? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और मैंने अपने खुद के बैकग्राउंड के बारे में मैंने बताया कि मैंने अपना बहुत सारा जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई मेडिसिन में, दवाइयों में पला बड़ा, फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारा टाइम देखा। और पहली बात तो एक पेशेंट के दिमाग में ये डाल दिया जाता है पहले दिन ही कि भाई अगर आपको बीपी शुगर हो गया है तो खाना एक टाइम छूट दे, मत खाना, लेकिन दवाई मत छोड़ना। दवाई टाइम पे खाना, बराबर खाना, नहीं अगर कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। कई बार मुझे लगता है कि ऐसा ये दिमाग में क्यों डाला जा रहा है, क्या आपका इंटेंशन है? आप ये भी तो उन्हें बोल सकते हैं कि बाबा ये दवाई छोड़ दो या अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो, लेकिन वहाँ पर उनको ये बोला जाता है कि आपको दवाई टाइम पे खाना है। तो कुछ तो ऐसा इंटेंशन होगा, राइट? तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में जो बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, जितनी भी रिसर्च और जितनी भी सब कुछ है, ये बहुत बड़ा एक है ना, एक 60 गांठ है, राइट? करेक्ट। वो ये नहीं चाहते कि आप ठीक हो जाएं, राइट? आज आप देखें हर गली मोहल्ले में नई नई दवाइयों की फ्रेंचाइजी और दवाइयाँ खुल रही हैं, राइट? जेनरिक दवाइयाँ मिल रही हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका किडनी फेल होगा, लिवर फेल होगा, आप रहेंगे नहीं फरेंगे, राइट? दे आर जस्ट हेयर टू मेक मनी। तो अगर बात आती है दवाइयों की, तो आप किसी भी पर्सन को दवाइयाँ पता क्यों खानी पड़ती हैं? क्योंकि आप अपने आप को एजुकेट नहीं करते, अवेयर नहीं करते। आप शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस फिलहाल के लिए आज तो मुझे कुछ जुगाड़ मिल जाए, आज तो मेरी शुगर कम हो जाए, मेरा हेडेक कम हो जाए। लेकिन हम नेटफ्लिक्स पे 4 घंटे डाल देंगे, लेकिन 2 घंटे किसी अच्छी बुक को पढ़ने में, अपने आप को एजुकेट और एम्पावर करने में नहीं डालते। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट लैक ऑफ एजुकेशन, राइट? और दूसरा, हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, राइट? तो अगर हम इस माइंड सेट से निकल आएँ, एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, तो डेफिनेटली हम दवाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। तो जब दवाइयों की बात आती है तो यहाँ पर मैंने बात किया कि जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, राइट? आप देखते हैं, कभी आपने कभी सोचा है कि हम बात करते हैं कि मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर रहा है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। इतने नए नए हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल्स, हर साल नई नई दवाइयाँ लॉन्च हो रही हैं, हर साल नए नए ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। तो अगर आप ग्राफ पे देखें तो आप देखेंगे ये ग्राफ आगे बढ़ रहा है, राइट? कभी ये सोचा है कि अगर इतने सारे एडवांसमेंट आ गए और टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन में निकला हो ये दवाइयाँ बीमारियाँ क्यों नीचे नहीं हो रही? तो कुछ तो गेम है ना। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि उनका एक इंटेंशन है। उनका इंटेंशन पता क्या है? मर्ज भी जिंदा रहे और मरीज़ भी जिंदा रहे, मर्ज भी जिंदा रहे और मरीज़ भी जिंदा रहे, और बीच में हमारा धंधा चलता रहे। क्योंकि अगर मर्ज ठीक हो गया, आपका बीपी शुगर थायराइड कैंसर ठीक हो गया, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी दुकानें शोरूम खुले हुए कैसे चलने वाले हैं, राइट? इनके लिए चाहिए ना पैसा। तो क्यों ना हम इन बीमारियों को क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि जैसे नेटफ्लिक्स का रिचार्ज होता है, तो हम और आप उन सभी इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए नेटफ्लिक्स का रिचार्ज है। हर महीने आप जाएंगे, अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे, दवाइयाँ लिखेंगे, उनके लिए रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल हम बन चुके हैं। तो मैं एक मिशन पे ही काम कर रहा हूँ कि मुझे लोगों को एजुकेट करना है, एम्पावर करना है, वो इस ट्रैप से बाहर निकल सकें। सो ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, राइट? हाँ, दवाइयाँ कब लेनी पड़ती हैं? मेडिकल इमरजेंसी, ऑपरेशन हुआ है, सर्दी जुकाम बुखार आ गया है, तो आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन खाएं और ठीक हो जाएं। बट ये कहाँ का नियम है? कौन से पुराण में लिखा हुआ है कि एक बार आपको दवाई लग गई तो आपको मरते दम तक ही खानी? इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मिथ है। मिथ नहीं है, ब्लंडर है। और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो छोटी सी गोली आपके शरीर को कितनी बुरी तरीके से तबाही कर रही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसी और क्या क्या मिथ्स लोगों के मन में रहेगी जो आप अगर एड्रेस करना चाहोगे कि लोगों को डर लगता रहेगा कि यार डायबिटीज़ मतलब ये है वो है? तो एक तो ये मिथ जो हमने बात की जेनेटिक्स वाला, राइट? एक ये मिथ किया, राइट? दूसरा कि एक बार अगर दवाइयाँ शुरू हो गई, राइट, तो आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी, राइट? ये भी एक है। और तीसरा सबसे बड़ा मिथ जो है, मैं तो सर घर का बना खाना खाता हूँ। ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैंने चीनी वाली चाय छोड़ दी है, रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ, करेले का जूस भी पी रहा हूँ, जो सब कुछ हो सकता है ना, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से मैंने सब कुछ सीख लिया है, राइट? और मैं सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दवाई नहीं छूट रही है। तो मेरी उन सभी महान आत्माओं को ये बोलने का है कि पहले ये जो सवाल आप बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तो ये सवाल अपने आप से पूछें कि बाबा अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो, फिर आपको दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ रही हैं, राइट? अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो तो कुछ तो मिस्टेक हो रही है। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि एज्यूम करते हैं हम कि मैं सब कुछ सही फॉलो कर रहा हूँ, राइट? या ये सब कुछ छोड़ने से डायबिटीज़ में मतलब लगता है कि ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, देवदास वाला कि मैंने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया।
मतलब चीनी वाली चाय छोड़ दी, चावल छोड़ दो, कोई बोलता है आटा रोटी छोड़ दो। मतलब डायबिटीज़ का मतलब ये हो गया कि एक इंसान पनिशमेंट वाली लाइफ जी रहा है, मतलब है ना, फ्रस्ट्रेटेड, वैसे ही उसको डायबिटीज़ का टेंशन है और ऊपर से ये मत खाओ वो मत खाओ। मैं लोगों को बोलता हूँ इट्स नॉट अबाउट छोड़ना, राइट, इट्स ऑल अबाउट ब्रिंग अवेयरनेस, राइट। अपने आप को एजुकेट करें, एम्पावर करें, समझें अपने आप को। दुनिया में हर एक इंडिविजुअल की बॉडी अलग अलग है, आपकी मेटाबॉलिज्म मेरी मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। ज़रूरी नहीं है जो खाना मेरी बॉडी में ब्लड शुगर स्पाइक कर रहा है वो आपकी भी करे, राइट। तो हमारी बॉडी टाइप भी अलग अलग होते हैं और आयुर्वेदा में वात पित्त कफ प्रकृति होती है, तो ज़रूरी नहीं है जो खाना आपको सूट करेगा वो मेरे को करेगा। सो बेसिकली जब डायबिटीज़ की बात आती है तो एक डीपर लेवल का इंडिविजुअल एनालिसिस करना होता है और आपकी बैकग्राउंड को चेक करने के बाद फिर पर्सनलाइज कस्टमाइज अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो जो लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ नॉर्मल कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जो मैंने 5 पिलर्स बताए हैं, राइट, मेरे लिए 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ डाइट पे फोकस करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे फोकस करते हैं, वो ये भूल जाते हैं आपकी लाइफ में स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस को मैनेज करना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप। क्लिनिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती है, राइट, 6-7 घंटे की, और नींद ना होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे हाथ में जो सबसे छोटा जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना, ये हम लेके बैठते हैं रात को और 9 बज रहा है 10 बज रहा है, इससे जो ब्लू लाइट निकलती है इससे हमारे बॉडी में जो हार्मोन बनता है स्लीप के लिए वो नहीं बन रहा होता है और फिर स्लीप नहीं आती है। तो लेट नाइट खाना खाना, राइट, और स्लीप की क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती है तो हमारे बॉडी का जो हार्मोन होता है जिससे हमें भूख लगती है वो लेवल बढ़ जाते हैं। तो स्लीप कम का, अगर आपकी स्लीप कम है तो आपको क्रेविंग्स ज़्यादा होंगी तो मोटापा बढ़ेगा। स्लीप का और मोटापे का, ओबेसिटी का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो जंक फूड खाने का मन करेगा, क्रेविंग्स आएंगी, राइट। तो स्लीप पे लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। मतलब स्लीप हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है सोच के देखिए। हमारी ज़िंदगी का हम 1/3 पार्ट सोते हुए निकालते हैं, मतलब 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हैं, और अगर हम पूरी लाइफ का हिसाब लगाएं तो 1/3 लाइफ तो हमने सोते हुए निकाल ली। तो सोना सिर्फ सोना नहीं है, सोने के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। एक्चुअल में जब आप जब सोने जाते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स करती है, आपकी बॉडी में जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो होता है, हीलिंग होती है, रिपेयरिंग होती है। अब सोच के देखिए, अगर कोई इंसान प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा तो आपकी हीलिंग नहीं होगी, रिपेयरिंग नहीं होगी और टॉक्सिन्स बॉडी में बने रहेंगे। मतलब यहाँ तक बोला जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर अपने आप को हील करने की ताकत है। आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि हेडेक से लेके कैंसर तक को ठीक कर सकती है अगर उसे वो माहौल दिया जाए, वो इन्वायरमेंट दिया जाए। पर आज की फास्ट वाली लाइफस्टाइल में हम सब भागे जा रहे हैं। बॉडी को जो रेस्ट मिलनी चाहिए, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे होते। ये लाइफस्टाइल के बारे में तो मैं खुद अग्री करूंगा, क्योंकि आज की तारीख में स्पेशली अगर मैं मुंबई जैसे शहर में बात करूं तो लोगों के पास कितना ज़्यादा स्ट्रेस है। मतलब मुझे अपने करियर के बारे में भी सोचना है, पैसा कमाने के बारे में भी सोचना है, पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, और रिलेशनशिप में भी इतने सारे उतार चढ़ाव है। मतलब इतने सारे स्ट्रेस लोगों के पास है। तो मुझे एक सिंपल कोई सोल्यूशन बताइए कि ये स्ट्रेस को कैसे मैं मैनेज कर लूँ, मतलब कैसे ये स्ट्रेस को खुद से दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। जहाँ तक स्ट्रेस की बात आती है तो पहले ये समझें स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस बेसिकली एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है जिसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, और हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही होती हैं, कोई परिस्थिति होती हैं, तो आपकी बॉडी में एक चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मतलब स्ट्रेस की जो प्रोसेस है वो हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए नेचर ने क्रिएट की है, राइट, सो दैट हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे ज़्यादातर ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी कि स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है और बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। लेट्स एग्जांपल, अभी हमारा बात कर रहे हैं और अचानक से टाइगर आ जाता है आपके सामने, तो क्या करेंगे आप? घबरा जाएंगे, राइट। जब आप घबराएंगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा? आपकी बीपी बढ़ जाएगा, राइट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट, सांस तेज चलने लगेगी। तो जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं, घबराहट में रहते हैं, फियर में रहते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और इनको हम बोलते हैं F3 मोड। F3 मोड का मतलब होता है फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। टाइगर अगर आपके सामने आया तो पहला ऑप्शन आपकी बॉडी देगी कि चलो फाइट करें, तो आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है कि टाइगर से जीत नहीं सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन उसके पास आता है फ्लाइट करें, मतलब भागें। अब यहीं से मेन इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है कि क्यों स्ट्रेस इतने सारे लोगों की लाइफ को स्पॉइल कर रहा है और ख़त्म कर रहा है। जब आपको भागना होता है तो अंदर बॉडी में एक इमरजेंसी का अलार्म बज जाता है, जान बचा के भागना है। तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा करता है और हार्ट को बोलता है कि भाई तेज़ी से ब्लड पंप करना है, और पूरी ब्लड सप्लाई आपके हाथ पैरों में चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपको
टाइगर से जान बचानी है, राइट। फिर आपकी ब्रीदिंग तेज चलने लगेगी क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, तो सांस भी तेज लगेगी। फिर आपके हाथ पैर से पसीना आएगा क्योंकि आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। और सबसे खतरनाक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है ना वो स्टोर्ड रहता है लीवर के अंदर, पैंक्रियाज के अंदर, मसल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इस समय क्या होगा कि आपके बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो ब्लड में डंप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको भागने के लिए एनर्जी चाहिए। इसीलिए जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी शुगर लेवल बढ़ जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या होती है, जब आपके सामने अगर टाइगर खड़ा है तो इस समय आपका मन बर्गर पिज़्ज़ा खाने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। या जो आपने खाया था उसको डाइजेस्ट करने का मन करेगा? नहीं करेगा। इस समय आपकी जो पूरी ब्लड सप्लाई है वो यहाँ से उठ के, डाइजेशन सिस्टम से उठ के पूरी ब्लड सप्लाई बॉडी में चली जाएगी। तो जितने भी लोगों को स्ट्रेस रहता है उनको हमेशा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। चाहे वो कायम चूड़ खा लें, चाहे कोई सी भी बाबूजी की बटी खा लें, वो कभी ठीक नहीं हो सकती स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस की वजह से बीपी आ रहा है, शुगर है, ऑटो इम्यून बीमारियाँ स्ट्रेस की वजह से होती हैं। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो आपको कॉमन कोल्ड इन्फेक्शंस बार बार होने लगते हैं। तो स्ट्रेस जो है आपकी पूरी लाइफ को बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है, फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। इरिटेटेड हो जाते हैं, आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल होने लगती है। तो ये तो होगा स्ट्रेस के इम्पैक्ट। अब बात आती है स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहले, कभी भी अगर लाइफ में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो पहले लिखें कि आपको स्ट्रेस की रीज़न क्या है। कॉपी उठाएं, और एक बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है, लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रेक थ्रू मिलता है इससे लोगों को। मतलब मैंने अपनी लाइफ में से अप्लाई किया और मैं हमेशा रिलैक्स हो जाता हूँ। कि लेट्स एग्जांपल, किसी को स्ट्रेस है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है कि मेरी इनकम भी 50,000 है, मुझे 1 लाख करना है और उसकी वजह से उससे स्ट्रेस हो रहा है। तो राइट डाउन ऑन पेपर कि फाइनेंशियल मुझे इनकम 1 लाख करनी है जिसका मुझे अभी स्ट्रेस हो रहा है। फिर अपने आप से सवाल करना है, क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है? क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है? एक सवाल हमेशा करना है। अगर आंसर आता है यस कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है, तो अगला सवाल ये अपने आप से करना है, देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। ये तो एक प्रोसेस हो गई, करेक्ट। और फिर उसके बाद अपने आप से सवाल करना है, क्या इसका सॉल्यूशन मेरे पास है? अगर आंसर यस आता है तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन, और अगर आंसर ना आता है कि भाई मेरे पास नहीं है, देन फाइंड सम एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। अब आती है दूसरी सिचुएशन जो सबसे बड़ी और मेजर रीज़न है स्ट्रेस की। 99% लोगों की लाइफ में स्ट्रेस का रीज़न पता क्या है? वो रीजन्स हैं, वो लोग हैं, वो सिचुएशंस हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। ज़्यादातर लोग परेशान पता क्या हैं? ट्रैफिक में स्ट्रेस में आ जाते हैं, राइट। काम वाली बाई टाइम पे नहीं आई, बॉस ने कुछ कह दिया, राइट। मतलब लोग चाहते हैं कि दुनिया मेरे हिसाब से चले, राइट। मैं तो परफेक्ट हूँ, दुनिया मेरे हिसाब से चले। ये लोगों के स्ट्रेस का, दुख का सबसे बड़ा रीज़न है। अगर ये चीज़ एक रियलाइज़ कर लेना कोई इंसान कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे, राइट। मेरे हस्बैंड मेरे हिसाब से काम नहीं करते, हस्बैंड वाइफ से परेशान है, वाइफ हस्बैंड से परेशान है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि ये मेरे हिसाब से चले। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस इज़ दैट एक इंसान चाहता है कि पूरी दुनिया, पूरे लोग मेरे हिसाब से चलने चाहिए। तो कॉपी पेन पे आज लिख लें कि इन्वायरमेंट, आज का जो टेम्परेचर है, गर्मी होगी सर्दी होगी, मेरे हाथ में नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइट चली जाए, क्या मेरे कंट्रोल में है? नहीं। अब यहाँ पर तो जब आप थोड़ी सी मेंटल लेवल पे अवेयरनेस में रहना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा काम रहते हैं, तब आप ये सिग्नल चेक कर सकते हैं कि ये स्थिति, ये लोग, ये परिस्थिति मेरे कंट्रोल में है या नहीं। तो एक ही फॉर्मूला है, जो स्थिति आपके कंट्रोल में है उस पर आप काम करें, जो स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। जिन लोगों को आप नहीं बदल सकते, आप अपने फादर को, मदर को, बच्चे को, हस्बैंड वाइफ, किसी को चेंज नहीं कर सकते, राइट। आप अपने यहाँ की मेड को चेंज नहीं कर सकते, आप भारत सरकार को चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज एनीबडी। सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हैं अपने आप को, अपनी सोच को। ये थॉट अगर अंदर आ गया ना तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म। तो मैं यहाँ पर लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन लगती है जहाँ पर आपको स्ट्रेस आ रहा है और ऐसी सिचुएशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हाथ क्रॉस करना है ऐसा और बोलना है BMJ। क्या बोलना है? BMJ। इसका फुल फॉर्म बताऊँ क्या होता है? भाड़ में जा। भाई ट्रैफिक है, मुंबई का ट्रैफिक है, और सोच के देखिए सुबह 10 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है और अरे ये ट्रैफिक कभी ठीक ही नहीं हो रहा यार, मुंबई की ट्रैफिक कभी ठीक ही। अब मैंने ना F3 बटन दबा लिया है, अब मेरा BP शुगर बढ़ रहा है, राइट। अब वो स्ट्रेस की वजह से BP शुगर बढ़ रहा है। हाँ। और मुझे लग रहा है नहीं, मैं तो घर के ही बने दाल चावल सब्जी रोटी खा रहा हूँ, फिर भी मेरी शुगर क्यों बढ़ी हुई है? बाबा तुम दिन में हर छोटी बात पे स्ट्रेस ले रहे हो, हर छोटी छोटी बात पे। स्ट्रेस का बेसिकली कुछ नहीं होता, एक ट्रिगर होता है। बटन दबाया,
जैसे ये बटन ऑन ऑफ करने का है, ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर एक बटन होता है ट्रिगर। तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई करना है कि ट्रिगर पॉइंट कौन सा है, और उसको खुद के कंट्रोल में रखो। कंट्रोल करनी नहीं है, क्योंकि आप किसी को कंट्रोल कर ही नहीं वो भी सकते। है। एक सवाल अपने आप से पूछना है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अभी लाइट चली जाए, मेरे कंट्रोल में नहीं है तो चिल करो। ट्रैफिक तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो चिल करो, गाने सुनो, पार्टी करो, दोस्त को फ़ोन लगाओ। कोई भी चीज़ अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप बिल्कुल बिंदास रहो, मस्त रहो। कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको परेशान कर सकती है। खाली बार वालों जस्ट ये मैट्रिक्स, जस्ट ये सवाल पूछना शुरू कर दें अपने आप से कि मैं परेशान किस बात से हो रहा हूँ। मैं अपनी हेल्थ से परेशान हूँ, लेट्स से एग्जाम्पल कि मेरी हेल्थ ठीक होगी कि नहीं होगी, कभी अटैक आ गया तो, कभी मर गया तो। अच्छा भाई, मरना तो सबको है, सबने जाना ना एक दिन, सही है। तो फिर लोड किस बात का? अच्छा, मेरा वेट लॉस होगा कि नहीं होगा, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? आंसर इज यस, मेरे कंट्रोल में है। मुझे एक एक्सपर्ट की गाइडेंस लेनी चाहिए और प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, मैं फिट हो जाऊंगा। अब मेरी पड़ोसन मोटी पतली होगी, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है यार, तो मैं क्यों टेंशन लूँ इस बात की? गेटिंग माई पॉइंट? सो द सोल्यूशन इज, एक सिंपल सवाल, $1 मिलियन सवाल अपने आप से पूछना है, वाई आई एम वरीड, मैं किस बात का लोड लिए पड़ा हूँ, राइट? एंड यू विल फील विद इन 5 मिनट्स सारा लोड खत्म हो जाता है। अमेजिंग, कितना सिंपल टेक्निक आपने बता दिया। और लोग आजकल ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कहाँ कहाँ पहाड़ों में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, लोगों को वो क्या रिहैब सेंटर में जाएंगे, लेकिन सच में यार ये बहुत आपको सिर्फ घर पे बैठना है। और इसके आगे का एक स्टेप बता देता हूँ कि दिन में जब भी मौका मिले, स्ट्रेस मतलब दिमाग तेज भाग रहा होता है। दिमाग, हमारा माइंड है मंकी माइंड की तरह, और मंकी को अगर ड्रिंक करा दिया जाए तो और बावला हो जाएगा और पागल की तरह भागेगा, तो ऐसा होता है। तो सिंपल सी टेक्निक है कि आपको कभी भी लगता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, चुपचाप बैठ जाएं। आप मेट्रो में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, गहरी लंबी सांस लेना है, जस्ट 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, और ये फ्री में हो सकता है। इसके लिए डिप्रेशन की गोलियां नहीं लेनी पड़ेंगी, कुछ नहीं लेना पड़ेगा। दिन में जब भी मौका मिलता है, गहरी लंबी सांस लेना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है एंड ब्रीद आउट कर देना है। विद इन 5 मिनट यू विल बी ऑल राइट। वेरी पावरफुल टेक्निक। और इसके लिए आपको साधु संत नहीं बनना, ना आपको भगवा कपड़े पहनने हैं, ना हिमालय जाने की ज़रूरत है। ऐसी सूट बूट पहन के भी आप पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। अभी हम बीच में लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, खाने पीने की बात कर रहे थे, तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए या किस चीज़ से कंट्रोल करना चाहिए। मुझे एक प्रॉपर डाइट प्लान बता सकते हो कि अगर कोई डाइट का अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और उसका पूरा लाइफ कैसा, दिन कैसा रहना चाहिए? ग्रेट। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, राइट? और ये भी एक ऐसी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद किसी डाइट प्लान की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, राइट? ये सब फैंसी चीज़ें हैं, और वो चीज़ सिर्फ इतनी सी है, नेचर ने जो चीज़ बनाई है, राइट, जैसा नेचर ने बनाया है, नेचर ने फ्रूट्स बनाया, वेजिटेबल बनाया, तो ये हमारे खाने के लिए सूट करते हैं, राइट? तो जो भी चीज़ नेचर में मिलती है, जिस फॉर्म में मिलती है, अगर हम उसे उसी फॉर्म में कंज्यूम करेंगे, हमारी सेहत के लिए बेस्ट है। जैसे इंसान ने अपना हाथ लगाया, प्रोसेस किया और डब्बे के अंदर बंद कर दिया, वो हमारे लिए पॉइजन है। सो द फंडामेंटल इज़ दैट कभी भी खाना खाने जाएं, अपना हाथ को टच करें, पूछे अपने आप से एक सवाल, ये गॉड मेड है या मैन मेड है? गॉड मेड है, दबा के खाओ, फल खाओ, सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, क्योंकि नेचर ने जिस फॉर्म में दिया आप उस फॉर्म में खा रहे हो। लेकिन अंकल चिप्स, कुरकुरे, भजिए, पकौड़े हम सभी ने बनाए ना, फैक्ट्रियाँ बनाई, पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड, जंक फूड, राइट? जो नेचर पे समोसे लगे देखें कभी क्या? अंकल चिप्स के पैकेट लगे देखें क्या? नहीं। मैन मेड मतलब ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अब बात आती है एक सिंपल सी लाइफस्टाइल की, कि अगर डायबिटीज़ रिवर्सल करना है तो क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए। सबसे पहला मैं 5 एलिमेंट की बात करूँगा। 30 से 40 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें, ये नॉन नेगोशिएबल है, राइट? ये करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन विरल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? लोगों के पास एक ही एक्सक्यूज़ है कि मैं बहुत बिजी हूँ। तो मेरी उन सभी लोगों के लिए एक ही बात है कि आप पहली बात तो आज अभी कॉपी पर लिखना कि आप कितना पैसा कमाते हो साल का, ठीक है? और फिर आप सभी को सवाल ये है कि अक्षय कुमार के पास 24 मतलब एक दिन में कितने घंटे हैं? अक्षय कुमार के पास कितने घंटे हैं, राइट? विराट कोहली के पास कितने घंटे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, एलन मस्क के पास कितने घंटे हैं? सेम 24 आवर्स। तो फिर हम किस बात से हम अपने आप को ये कितने सालों से बेवजह का एक्सक्यूज़ दिए पड़े हैं, टाइम नहीं है, राइट? प्रॉब्लम टाइम की नहीं है बॉस, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, राइट? जिस दिन हमने प्रायोरिटाइज कर लिया, उस दिन से हम अपनी हेल्थ को टेक केयर कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक रिसर्च भी कर रहा हूँ। एक रिसर्च का मुद्दा ये है कि मैं वहाँ पर क्या करूँगा, एक बंदे को हायर करूँगा और मैं उसको 1 लाख रुपए की फ़ीस दूंगा। और फीस इस बात की होगी, भाई तुम्हें सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, जिम जानी है, हेल्दी फूड खाना है, और मैं घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखूंगा।
और मैं ठीक हो जाना चाहिए। अगर जिस दिन ये रिसर्च सिद्ध हो गई तो दुनिया में जितने भी करोड़पति अरबपति लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, राइट। और ऐसा कभी नहीं होने वाला। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूटर रख सकते हैं, राइट। घर पे मेड के लिए काम वाली भाई रख सकते हैं। बिजनेस को रन करने के लिए आप एम्प्लॉय स्टाफ रख सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कोई स्टाफ काम नहीं आएगा। ये आपकी बॉडी है, आपको ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो फिजिकल एक्टिविटी 30 to 40 मिनट निकाल लीजिए। दूसरा आता है आपके दिन की शुरुआत। तो जो हम टी कॉफ़ी से करते हैं, मेहरबानी करके ना करें, राइट। इट्स अ प्योरली एसिडिक। उसकी जगह आप कोई डिटॉक्स जूस ले सकते हैं। उसमें आप एशगार्ड जूस ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, क्यूकम्बर जूस ले सकते हैं। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल का जूस आप सुबह लेते हैं तो वो एल्कलाइन होता है, तो आपकी बॉडी को हील करता है और डिटॉक्सीफाई करता है। जूस हो गया। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। तो जो पोहा, जलेबी, समोसे, जो घर का बना ब्रेकफास्ट होता है और जो कुकड रहता है, माँ का बहुत बड़ा प्यार रहता है, उसे ना करें। लाइव फूड खाएं बेसिकली। तो स्प्राउट्स जो रहते हैं, स्प्राउट्स बेसिकली उनमें से प्लांट निकलने लगता है, जान आ जाती है, वो अमृत हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो स्प्राउट्स आप यूज़ करें, एक बाउल स्प्राउट, ककड़ी, टमाटर वगैरह डाल के, और स्प्राउट से बने चीले और डिफरेंट दाल से बनी प्रिपरेशन आप लें, राइट। और एक आध कोई फ्रूट आप ले सकते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट। तो ब्रेकफास्ट हो गया। अब बात आती है लंच की। तो आप जो खाना खाते हैं उस खाने में एक थाली लें, उसको 50% करें, उस पूरी 50% में सलाद भर दें, बचा हुआ 25% में आप रखें दाल, और फिर बचा हुआ है ग्रेन्स रखें। 50% आपकी थाली में सलाद होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए। ये है फॉर्मूला, ये लंच का, ये डिनर का। और शाम को 7-8 बजे तक आप डिनर कर लें। उसके बाद आप डिनर करेंगे तो कोई मतलब का नहीं है, यूजलेस है, राइट। क्योंकि आपकी बॉडी, उस डाइजेशन सिस्टम आपका शट डाउन हो जाता है। और एक गहरी अच्छी नींद लें आराम से, ठीक है। तो ये एक बेसिक रूटीन है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये करें। और अवॉइड क्या करना है, पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड करना है, राइट। मिल्क एंड मिल्क में आप जो डेयरी मिल्क आता है उसको आप अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए, वो भी अच्छा रहता है। चीनी, रिफाइंड चीनी या किसी भी फॉर्म में स्वीटनर्स आते हैं, वो आप अवॉइड करें। कुल मिला के बॉटम लाइन इतनी सी है, नेचुरल चीज़ें जो मिलती हैं, ईट सीजनल, ईट रीजनल। जो भी आपके एरिया में मिलता है वो आप कंज्यूम करें, और जो आपके सीजन का मिलता है वो कंज्यूम करें। अगर आप बोल रहे हो सारी चीज़ें नेचुरल फॉर्म में खानी है, तो कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती है ना जिसके अंदर शुगर होती है। जैसे अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं शुगर कैन खाता हूँ, या तो कोई ऐसी चीज़ खाता हूँ जिसके अंदर हनी की बात करें, तो ये सारे चीज़ भी कंज्यूम नेचुरली करना। ये कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, राइट। बस इतना ध्यान रखना है, अगर आप डायबिटिक हैं, राइट, तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, राइट। 50 से नीचे के लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जैसे एप्पल हुआ, गुआवा हुआ, पियर हुआ, राइट, पपाया हुआ। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, राइट। इंटरनेट पे आप देखेंगे, चार्ट मिल जाता है। तो लो शुगर वाले फ्रूट्स वो आप आसानी से आप कंज्यूम कर सकते हैं। जिनमें चीनी ज़्यादा होती है, ज़्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं, उन्हें आप नहीं ले सकते, उनको अवॉइड करना है। शुगर फ्री की अगर हम बात करें तो आजकल शुगर फ्री डाइट भी है, और इवन ये कोक्स भी आते हैं, और इवन बिस्किट्स भी आते हैं। तो क्या ये सच में शुगर फ्री हेल्थ के लिए? पागल बनाने का सिस्टम है, मार्केटिंग गिमिक्स है। अगर आप उनके लेबल पे जाके देखेंगे, नाम के लिए शुगर फ्री है, पर उसके अंदर केमिकल और सिंथेटिक आर्टिफिशियल स्वीटनर डाले जाते हैं, जो आपकी बॉडी को 10 गुना ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। आपकी लिवर, किडनी फंक्शन सबको बर्बाद करके रख देते हैं। तो मेहरबानी करके नो शुगर एडेड, कैलोरी फ्री, शुगर फ्री, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। जो नेचर ने बना के दिया है, वो उस नेचुरल चीज़ों को आप कंज्यूम करें, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब फल भी खाएं तो फल रॉ फॉर्म में खाएं, जूस निकाल के ना खाएं, क्योंकि फाइबर हट जाता है, सारे एंजाइम्स उसके हट जाते हैं। तो जो डब्बे के अंदर लिखा रहता है नेचुरल, नो फ्लेवर प्रिजर्वेटिव, सिर्फ ये मार्केटिंग की चीज़ें, उसमें 60-70% चीनी डाल दी जाती है अलग अलग तरीके से। और कोई भी फूड पैक्ड, कुल मिला के पैक्ड फूड हमारे कंजप्शन के लिए बना ही नहीं है। वो कितनी उस पर मार्केटिंग कर ले, कितनी उस पर लेवल लगा दे, वो अगर कंज्यूम नहीं करेंगे, आप देखेंगे विद इन मंथ आप अपनी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करेंगे। अमेजिंग। ऐसे देखा जाता है कि घर का खाना हमारे लिए हेल्दी होता है, लेकिन मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप बता रहे थे कि घर का खाना खाने से डायबिटीज़ होती है। ये क्या एक्सप्लेन करिए थोड़ा। ये बिल्कुल सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये फैक्ट है। आज हमारे देश में, हमारे घरों में जो खाना खाने का और खिलाने का जो चलन है ना, बचपन से पैदा होते तक और दुनिया में जब इंसान छोड़ के जाता है, हर ओकेजन पर मिठाई खिलाई जाती है। और एक्चुअल में खाने की डेफिनेशन हमारी बदल चुकी है। हम खाना मतलब वो होता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी दे, उससे विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन मिले। लेकिन जब आप उसे पकाते हैं, जैसे लेट्स एग्जांपल हरी सब्जी लेके आए, जब आप उसे पकाते हैं गैस पे, हीट करते हैं, तो उसके सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। विटामिन मिनरल
70-80% प्रोटीन भी खत्म हो चुकी होती है। तो अब करेला खाते हैं, अब करेले को डीप फ्राई करके खा रहे हो तो करेला बचा नहीं, राइट। लौकी घिया आप जो खा रहे हो, अगर उसके पकोड़े बना के और कुछ भी प्रोसेस करके खा रहे हो तो उसकी जो ओरिजिनल नेचर थी वो ख़त्म हो गई। तो पॉइंट ये है, जिन लोगों को लगता है हम घर का बना खाना खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, आप खाइए, लेकिन उसमें वो पकाने की वजह से उसका जो लाइव जान थी वो ख़त्म हो जाती है और वो हमारे बॉडी के लिए इन्फ्लेमेटरी हो जाता है और वो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, बीमारियां पैदा करता है। इसीलिए कुक्ड फूड जो है वो 50% करना, 50% लाइव रॉ फूड करें वो, और प्लांट बेस्ड करें, तो हमारी हीलिंग अच्छी होगी, नेचुरल विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन मिलेंगे और हमारी जो डायबिटीज़ है या कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज़ है उसे हम रिवर्स कर पाएंगे। मैंने तो ये भी देखा था आपके वीडियो में कि चावल के बारे में, सॉरी वीट के बारे में भी आप बहुत बात कर रहे थे आज। यू नो वीट का कंजम्पशन भी, रोटी अगर हम घर की खा रहे तो वो भी कहीं ना कहीं ओबेसिटी और डायबिटीज़। बिल्कुल, वीट मतलब वीट से बने कोई भी प्रोडक्ट है, वीट से बनता रवा, वीट से बनता मैदा, फिर मैगी और फिर जो बिस्किट्स हैं, राइट, कोई भी आप देखें, टोस्ट हैं, ब्रेड है, जितनी भी हैं, ये सब मतलब वीट की वैरायटी हैं। तो वीट बेसिकली क्या है, एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है, उसका भी 70+ रहता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और दूसरा, जो बाज़ार में आपको गेहूं मिलता है, जो आटा आप लेके आते हैं, बेसिकली उसमें फाइबर पूरा निकाल दिया जाता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात पता क्या है, जो गांव में पहले चक्की आती थी उसमें फाइबर दलिया जैसा रहता था, फाइबर मिलता था, तब इतनी नहीं होती थी। आज मार्केट वाला पैक्ड आटा मिल रहा है। आप घर का आटा देखें तो महीने भर में वो ख़राब हो जाता है, घर का पिसा हुआ आटा, लेकिन जो पैक्ड वाला बाजार वाला आटा था 6-6 महीने रखा रहता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक खतरनाक केमिकल मिलाया जाता है एलॉक्सैन, जिसकी वजह से पैंक्रियाज डैमेज हो जाता है और डायबिटीज़ की बीमारियां होने की पक्की बात होती है। तो जो रोटी हम खा रहे हैं, रोटी बेसिकली ज़्यादा हम खाते हैं और प्रॉब्लम खाने में नहीं है, घर का खाना खाइए। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि घर के खाने में हम सलाद और फ्रूट्स नहीं ले रहे होते हैं, सीधा जाते हैं मेन कोर्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। दाल चावल रोटी खाई, सलाद का टाइम ही नहीं है, या थाली में एक छोटा सा कॉर्नर रहता है, 1-2 पीस ककड़ी के रहे, टमाटर के रहे, टाइम मिल गया तो खा लिया, ऑप्शनल जैसा रहता है, बल्कि वो ऑप्शनल नहीं है, उसको हमें मेन प्रायोरिटी पर रखनी है। डायबिटीज़ रिवर्सल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपके फाइबर का। आप अपने खाने में कितना अधिक फाइबर लेते हैं वो डिसाइड करेगा कि आपकी डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल कैसी रहेगी। तो रोटी को मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि गेहूं की रोटी को अगर आपको रिप्लेस करना है तो या तो ज्वार या बाजरे से कर सकते हैं, या 20-30% गेहूं ले लें, आटा ले लें, और उसमें 60% आप उसमें बेसन जो चना रहता है वो डाल दें, और आज मेथी पालक की जो भाजियाँ रहती हैं वो डाल दें, तो 7 डे डिफरेंट तरह की रोटियाँ बना सकते हैं, टेस्टी रोटी बन सकती है। तो आटे के कंजप्शन, गेहूं का कंजप्शन कम करें, रिप्लेस करें तो बहुत अच्छी बात है, बट उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। अगर मैं शुगर छोड़ दूँ समझो 7 दिन के लिए या 30 दिन के लिए, तो आपके हिसाब से क्या मेरे बॉडी में असर आएगा अगर एकदम कट डाउन कर दूँ शुगर को सारी जगह से? मतलब ये मान के चलिए, ये आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट। सबसे पहला इम्पैक्ट आता है जब आप शुगर कम कर देते हैं, लेना बिल्कुल नहीं लेंगे एक्सटर्नल शुगर, तो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बॉडी की स्वेलिंग है ना, ये स्वेलिंग जाना खत्म हो जाएगी, बिल्कुल लीन आपका चेहरा दिखने लगेगा, डबल चिन गायब हो जाएगी, स्वेलिंग खत्म होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है, आपकी बॉडी में जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। फैट बर्निंग की वजह से आपकी जो एनर्जी लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पर आएगा, आपकी बॉडी बहुत लाइट होगी, और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट का आएगा खासकर फीमेल्स के लिए, जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है, राइट, जिसके लिए तरह तरह के कॉस्मेटिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, एक्ने, स्किन प्रॉब्लम सब खत्म होना शुरू हो जाएंगी, स्किन में नेक्स्ट लेवल का नेचुरल ग्लो होगा, राइट, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होगी, जंक फूड की क्रेविंग खत्म होना शुरू हो जाएंगी, राइट, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, जो मूड स्विंग होते थे, इरिटेशन आता था, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। कुल मिला के ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाएगी। अगर डायबिटीज़ में मैं देखूं तो ये ज़्यादातर ओबेसिटी के साथ ज़्यादा कनेक्शन में मैं देख रहा हूँ, मतलब जिसकी ज़्यादा हेल्थ है, जो ज़्यादा ओबेज है, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके डायबिटीज़ के, या कुछ कनेक्शन समझाइए दोनों का। बिल्कुल, मतलब ओबेसिटी मतलब मोटापा, और मैं बोलता हूँ ओबेसिटी इज़ द मदर फादर माई बाप ऑफ ऑल लाइफस्टाइल डिसीज़, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, जितनी लाइफस्टाइल बीमारियाँ आप सुन रहे हैं। अगर किसी का वजन 5, 10, 15, 20 किलो बढ़ा हुआ है, तो जैसे कोई बच्चा IIT की तैयारी करता है क्वालिफाई करने के लिए, ऐसे ही ये लोग हैं जो अपना वेट लॉस नहीं कर रहे और फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं बीपी, शुगर, थायराइड और लाइफस्टाइल डिसीज़ की। तो ओबेसिटी का सीधा सीधा कनेक्शन है, मतलब WHO की क्लियर कट गाइडलाइन है कि अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, और वजन क्यों बढ़ता है, वजन में भी क्या बढ़ता है, वजन में मसल नहीं बढ़ते, वजन में बढ़ता है हमारा फैट,
तो बेसिकली हमारे बॉडी में फैट जो होता है वो दो तरीके से डिपॉजिट होता है। एक होता है स्किन के नीचे जिसे हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, और दूसरा फैट होता है सबसे खतरनाक फैट जो आपकी ब्लड रिपोर्ट में भी नहीं आता। उस फैट का नाम है विसरल फैट। ये विसरल फैट जमा होता है गर्दन से लेके ये ट्रंक वाले एरिया पे, लीवर के, हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, ब्लड वेसल्स के अंदर। यही वो हिडन डेंजरस फैट है जिसकी वजह से साइलेंट हार्ट अटैक आता है। यही वो हिडन डेंजरस फैट है जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है। यही फैट इंसुलिन के लॉक को ब्लॉक कर देता है और इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा होता है, और जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस आती है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो ओबेसिटी का सीधा सीधा कनेक्शन है डायबिटीज़ से। तो अगर डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है और अपने आप को फिट रखना है, तो वेट लॉस, और वेट लॉस में भी फैट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। आपके बॉडी में जो विसरल फैट जमा है इसे निकालना ज़रूरी है। जब तक ये चर्बी नहीं जाएगी, दवाइयाँ बंद नहीं होगी, डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होगी। तो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो मुझ में दिखने चालू हो जाएंगे? मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे तो कोई ऐसा चेकअप की ज़रूरत नहीं है, डायबिटीज़ क्या होगा मुझे नहीं होगा, हम देखने के लिए फिट एंड फाइन दिख रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जो वजन बढ़ने की जो जर्नी है, ओबेसिटी की जर्नी है, 4 स्टेजेस होती हैं, और हर एक स्टेज में बॉडी आपको कुछ सिग्नल देती है और आपको वो सिग्नल कैच करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली स्टेज होती है ओबेसिटी की इनविजिबल। ये वो स्टेज होती है जब आपका वजन थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन आपकी बॉडी नॉर्मल दिखाई देती है, मतलब विजिबल नहीं दिखाई देता वजन। ये इनिशियल स्टेज होती है जहाँ पर इंसान कोई नोटिस नहीं करता। सेकेंड स्टेज आती है विजिबल, राइट। इस स्टेज में इंसान का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब कमर का साइज़ 32, 34, 36 चालू हो जाता है, शोल्डर बड़े हो जाते हैं, डबल चिन दिखने लगती है, पेट बाहर निकलने लगता है। मतलब दूर से ही देख के समझ में आता है कि इंसान का वजन बढ़ गया है। यही वो खूबसूरत स्टेज है, स्वीट स्टेज है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी हेल्थ को बहुत कैजुअल अप्रोच में लेते हैं। जब मैं इस तरह के लोगों से बातचीत करता हूँ, उनसे पूछता हूँ और सर क्या हाल चाल है, तो अपना अंदाज़ कुछ इस तरह से बोलते हैं कि सर बढ़िया चल रहा है, मैं जॉब जाता हूँ बढ़िया, लेकिन क्या है ना, मैं सब स्टेयर चढ़ता हूँ ना, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ ना, थोड़ा सा घुटना दर्द करने लगा है और हाँफ आने लगी, राइट। और फिर कभी कभार ऑफिस में कुछ स्ट्रेस होता है ना, तो थोड़ा पसीना भी आने लगता है, रात को थोड़े से खर्राटे भी आते हैं, राइट, स्नोरिंग होती है, और ज़्यादा तेज़ चल लेता हूँ तो मुझे ब्रीथलेसनेस जैसी फीलिंग होती है, और शुगर की क्रेविंग्स होती हैं, मतलब मुझे चाय की, कॉफ़ी की क्रेविंग्स लगती हैं, ये मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता हूँ, और थोड़ा सा मतलब लेथार्जिक जैसा रहता है, कभी टायर्डनेस जाती, बाकी सब ठीक चल रहा है बाकी सब बरोबर है, बचा क्या फिर तो मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि भाई साहब आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि सर अभी हार्ट अटैक नहीं आया, किडनी फेल नहीं हुई, सब बराबर चल रहा है। वाई यू आर वेटिंग फॉर अ लास्ट मोमेंट? क्यों गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहे हैं? अब बॉडी सिग्नल दे रही है, थकावट आने लगी है, पेट बाहर आ गया, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, घबराहट, बेचैनी होने लगी, राइट। अब आती है थर्ड स्टेज, जब यहाँ पर भी इंसान नहीं सुधरता तो फिर जो फैट है ना वो लिवर के अंदर एंटर करना शुरू कर देता है। तो आज आपने एक नई बीमारी का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। आज से 30 साल पहले फैटी लिवर की अगर किसी को बीमारी होती थी तो डॉक्टर ये पूछता था कि भाई साहब वीक में कितनी बार लेते हो आप। लोगों को फैटी लिवर तभी होता था जो अल्कोहल या ड्रिंक लेते थे, उन्हीं को माना जाता था। लेकिन आज आपको अल्कोहल लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में 30% से ज़्यादा यंग एडल्ट्स हैं 30 साल के ऊपर जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। मतलब इतना फैट डिपॉजिट हो गया है कि वो ऑर्गन के अंदर घुसना शुरू हो गया है, लीवर के अंदर और पेंक्रियाज के अंदर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की ग्रेड 1 होती है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। लिवर बेचारा एक ऐसा ऑर्गन है आपके बॉडी का जो बिल्कुल चुपचाप रहता है, जब एक्सट्रीम वर्स्ट सिचुएशन आती है तब आपकी बॉडी में सिग्नल देता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर में अगर कोई नहीं सुधरा तब आती है, मतलब फिर आती है फोर्थ स्टेज, जहाँ पर आपके डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि बाबूजी अब आप डायबिटिक हैं या आपको बीपी, शुगर, थायराइड हो गई और अब आप ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाइए। तो स्टेज 1 से लेके ये स्टेज 4 तक का सफ़र है। हर समय बॉडी आपको सिग्नल देती है। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मुझे किस जगह, जैसे ही अगर कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है तुरंत अपना चेकअप कराएं एंड प्रिवेंटिव मेजर्स लें। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। ये मेरी बॉटम लाइन है। आपकी बात सुनकर मुझे एक बीच में मैं पंडित जी को सुनने गया था तो वो हमेशा डराते थे फ्यूचर के बारे में कि नर्क में जाओगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अभी आपके ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सुन के मुझे ऐसे डर लगने लगा कि यार ऐसा होगा। ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और ऑनेस्टली अगर आप लोगों को भी पसंद आ रहा है तो यार लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतने ही अच्छे क्वालिटी के गेस्ट हम आपके लिए लेके आ पाएंगे। अगर हम फिर से सर ओबेसिटी की बात करें तो ये चीज़ तो आपने बता दी कि ओबेसिटी अगर होगी, डायबिटीज़ को इन्विटेशन है वो काइंड ऑफ। लेकिन अगर मुझे ये ओबेसिटी कम करना है तो क्या खाली डाइट कंट्रोल ही एक ऑप्शन है या कुछ और भी चीज़ करनी पड़ेगी? बिल्कुल,
मैंने बताया कि हेल्थ जो है ना, हमारी हेल्थ इज जस्ट लाइक ए कार। हमारी हेल्थ को हम कार से कंपैरिजन करते हैं। जैसे कार में एक बॉडी होती है और 4 व्हील्स होते हैं। लेट्स एग्जांपल, मैंने आपको मर्सिडीज़ दे दी, लग्जरी कार, ब्रांड न्यू, 200 पे भाग सकती है, एंड उस कार में से 3 व्हील्स की मैंने हवा निकाल दी है, तो वेरल उस कार को चला पाएंगे क्या आप? नहीं। तो सबसे ज़्यादा गलती लोग यही करते हैं, मिस्टेक करते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, चाहे वो वेट हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो। उन्हें लगता है कि सिर्फ डाइट में ठीक कर लूँ मैं ठीक हो जाऊँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। या सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज 5 एलिमेंट्स। आपके चारों पहियों में जब हवा होगी तब आपकी गाड़ी अच्छी चलने वाली है। ठीक हमारी हेल्थ वैसी है, हमें इन 5 चीज़ों पर काम करना होगा, राइट। जिसको मैं बोलता हूँ कि जैसे आप वेल्थ को अर्न करते हैं ना, ठीक वैसे ही आप हेल्थ को भी अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर ई का मतलब है एक्सरसाइज, ए का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड, आर का मतलब है रेस्ट मतलब साउंड स्लीप, और एन का मतलब है न्यूट्रिशन मतलब बैलेंस डाइट, और जी का मतलब होता है आपकी गट हेल्थ। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 पिलर्स आप ठीक करें, इन 5 चीज़ों को फोकस करें, यू विल बी एब्सोल्युटली फिट। अमेजिंग। क्या ये मोटापा स्ट्रेस के वजह से भी होता है या सिर्फ अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से है? बिल्कुल होता है। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो अगेन आपके अंदर जो है वो ट्रिगर, आपने बटन दबा दिया F3 मोड, और उसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ने लगते हैं और आपको क्रेविंग्स आने लगती हैं। तो फिर आप जंक फूड खाते हो और माइंडलेस ईटिंग करते हैं। आपने देखा है बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो पैकेट खोला है, टीवी देख रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, माइंडलेस ईटिंग कर रहे होते हैं, पैकेट ख़त्म कर दिया है, पता पड़ा 2000 कैलोरी ख़त्म कर दी, लेकिन अभी भी पेट नहीं भरा है, राइट। तो स्ट्रेस का और आपकी हेल्थ का, ओबेसिटी का बहुत गहरा कनेक्शन है, राइट। ओबेसिटी और स्ट्रेस मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। करेक्ट, समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो जब भी अपने हाँ। अर्ली स्टेज में रहते हैं, मतलब ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मुझे पता है कि अर्ली स्टेज में हमेशा यही फोकस रहता है कि यार एक काम करते हैं, बिजनेस पे फोकस करते, इतना पैसा कमाते हैं कि फ्यूचर में यार हेल्थ का तो बाद में देख लेंगे यार, वो तो क्या है, डाइट कंट्रोल करना है ना, बाद में कर लेंगे, वजन कम करना है ना, एक्सरसाइज जिम विम चले जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन वो अर्ली डेज बिजनेस के अंदर ही पूरा फोकस रहते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये गलती होती है या नहीं, गलती नहीं, ये ब्लंडर है, राइट। क्योंकि देखिए हमारी लाइफ जो है ना, हमें हमारे देयर आर 4 एरिया ऑफ आवर लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, राइट। तो हमें इन चारों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले कैरियर बना लूँ और हेल्थ जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब करूँगा, राइट। क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को डैमेज कर चुके होंगे। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी जो बैलेंस शीट पता कैसी होती है, सबसे पहले वो वेल्थ कमाते हैं, उस वेल्थ को इकट्ठा करने में अपनी हेल्थ गवा देते हैं, राइट। और फिर जब हेल्थ ख़राब हो जाती है, फिर उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फिर अपनी वेल्थ बना रहे होते हैं, तो बैलेंस शीट बराबर आती है। पहले हमने पैसा कमाया, हेल्थ ख़राब कर ली, फिर उस हेल्थ को ठीक करने के लिए लाखों रुपए इलाज में खर्चा करते हैं, तो जो वेल्थ कमाई थी वो जाना शुरू हो जाती है। तो समझदारी इसी बात में है कि हमें सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहिए, और ये मान लें कि 24 घंटे में से सिर्फ 23 घंटे आपके पास हैं, वो 1 घंटा वो सिर्फ आपका है, ना उसमें बीवी का, ना बच्चे का, किसी का नहीं, वो सिर्फ आपका अपना है। उस पर आपको फिजिकल और मेंटल अपने आप पे टाइम डालना है, राइट। और आप कहीं पे भी अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपको जिम जानी होगी या कुछ अलग से काम करना। इट्स ऑल माइंड सेट, इट्स ऑल प्रायोरिटी। प्रायोरिटाइज करेंगे तो आप मैनेज कर सकते हैं। नहीं, और ये सच है क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि लाइक अनहेल्दी खाने की हैबिट्स की वजह से हेल्थ तो बढ़ जाएगा, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर वो अभी कहीं ना कहीं काम करने की एफिशिएंसी भी अफेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी परफॉर्मेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे, आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा रोल है, राइट। जैसे मैंने देखा हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो बताते हैं कि जब वो हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, पहले वो दिन भर थके हुए रहते थे, एनर्जी लेवल डाउन रहते थे, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हैं, जब आप रोज़ घूमने फिरने, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके बॉडी में ना हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं, तो आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, आपका मूड अच्छा होता है, राइट। तो जो काम आप 4 घंटे में करते थे वो 1 घंटे में करेंगे। आपकी कुल मिला के जब आप हेल्दी रहते हैं तो आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, आपका परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी। अब परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी अच्छी होगी, राइट। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप देखते हैं, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपका मन करता है कल करूँगा, चीज़ों को टालते रहते हैं, फिर वो स्ट्रेस पैदा होता है, राइट। सो एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। मतलब लाइफ कोई स्पेयर पार्ट नहीं है, एक सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, हर चीज़ का कनेक्शन एक दूसरे से। करेक्ट। सर, एक लास्ट चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जो सच में सोच रहा है कि हाँ मुझे आज से रिवर्स करना है ये डायबिटीज़ को, तो एक इजी स्टेप्स उसे बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या उसे करना पड़ेगा, और किस तरीके, कितने टाइम लगेंगे ये रिवर्स होने के लिए। बिल्कुल, देखिए अगर कोई भी इंसान डायबिटिक है और अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहता है, सबसे पहले तो आप ये मन बना लें कि डायबिटीज़ रिवर्सल संभव है, राइट।
प्लस एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में करेंगे तो ही होता है। ज़्यादातर लोग ये क्यों नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद 2 हफ्ते रहता है, उसके बाद फिर दोबारा से पुराने ट्रैक पर चला जाता है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, राइट, और कोई कम्युनिटी नहीं है। तो हमेशा एक ऐसे इस तरह से अपने डायबिटीज़ को रिवर्सल करें जहाँ पर एक कम्युनिटी सपोर्ट हो और आपके पास फिजिकल फिटनेस हो, मेंटल हेल्थ की भी एक्सपर्ट हो, आपके पास डॉक्टर हो, डाइटिशियन, एक टीम के साथ में आप काम करें और एक प्रॉपर मेंटरशिप में करें, तो आप जो हिट एंड ट्रायल करने वाले हैं वो नहीं होगी और आप कम टाइम में अच्छे रिजल्ट लेके आ पाएंगे। अब बात आती है लाइफस्टाइल की, क्या करना है। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल एक्टिविटी आप करिएगा, बट सिर्फ मॉर्निंग वॉक पे डिपेंडेंट मत रहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, मॉर्निंग वॉक एक कार्डियो एक्टिविटी है। आपको डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो आपकी मसल्स को भी ट्रेंड करना ज़रूरी है। तो 3 तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी है। एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, दूसरी आपके पास स्टेमिना होना चाहिए और तीसरी स्ट्रेचिंग, जिसमें आता है योगा। तो तीनों का कॉम्बिनेशन हमें करना ज़रूरी है टू मेंटेन ए फिजिकल फिटनेस लेवल। अब आती है डाइट की बात। तो डाइट में आपको न्यूट्रिशियस जो ताज़े फल, हरी सब्जियां और सलाद अच्छी खासी क्वांटिटी में लेनी है, राइट। ये आप लें, लाइव फूड लें जितना हो सकता है संभव, सीजनल और रीजनल लें, ठीक है। जंक फूड, प्रोसेस फूड को अवॉइड करें। तो ये हो गया डाइट में। फिर आती है बात आपकी स्ट्रेस एंजाइटी के लेवल कम करने के लिए। सो दिन में जब भी संभव हो सके आप डीप ब्रीदिंग करें, योगा करें, प्राणायाम करें, राइट। एंड सनलाइट जो है, सनलाइट बहुत ज़रूरी है। 30 to 40 मिनट की सनलाइट लें, जिससे हमारी जो पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक है ये रीसेट होती है सनलाइट से। तो ये आप स्ट्रेस एंजाइटी के लेवल को कम करें। और एक खूबसूरत एक्टिविटी जो मैं बताना चाहूँगा, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। मतलब ज़्यादातर लोग इस दुनिया में दुखी पता किस बात से हैं। साइकिल वाला इस बात से दुखी है कि मेरे पास बाइक नहीं है, बाइक वाला दुखी है कि मेरे पास कार नहीं है। सबसे पहले जो आपके पास है उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया कहना शुरू करें। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है जिससे आपके स्ट्रेस लेवल कम होते हैं और जितना है उतने में आप अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे होते हैं। करेक्ट। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जिससे आपके स्ट्रेस एंजाइटी लेवल कम होते हैं। फिर आता है नींद के लिए। तो आपको रात को सोने से पहले जब आप सोने जाते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपका डिनर हो जाना चाहिए। प्रेफर करें 7 से 8 तक आपका डिनर हो जाए और डिनर आपका लाइट होना चाहिए। दूसरी चीज़, खाने के डिनर से कम 4-5 घंटे पहले कोई टी, कॉफ़ी, अल्कोहल ना लें, क्योंकि ये स्टिमुलेंट होते हैं। अगर आपने ये लिए तो आपकी रात की नींद खराब हो जाएगी। तीसरा, दिन में बहुत सारे लोगों को आदत होती है खाना खाने के बाद सोने की, राइट। तो 15-20 मिनट की पावर नैप लेना, इट्स ओके, फाइन, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे सोएंगे तो फिर भी आपकी नींद खराब हो जाएगी। तो दिन का सोना आप अवॉइड करें, राइट। देन कम्स कि जो भी आपका बेडरूम है, राइट, उसको आप बिल्कुल डार्क रखें। जितनी कम लाइट रहेगी, जितना अंधेरा रहेगा, उतनी गहरी स्लीप आती है। क्योंकि आज से लाखों करोड़ों साल पहले हम जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, तो हमारी प्रोग्रामिंग वैसी हो रखी है। तो डार्कनेस इज़ द सोल्यूशन फॉर स्लीप, राइट। ये हो गया स्लीप के लिए। फिर आता है आपकी गट हेल्थ के लिए। गट हेल्थ के लिए आप डिटॉक्स टी ले सकते हैं, और जो आप सलाद और जो फाइबर आप कंज्यूम कर रहे हैं, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी ऑटोमेटिक अच्छा होने लगता है, राइट। तो ये 4 से 5 चीज़ें हैं जिनको आप अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करें। एंड आई एम श्योर कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है हेल्दी रहना, फिट रहना। स्वस्थ रहने के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पर बीमार होने के बाद बीमारियों को मैनेज करने में लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, जो और मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल सब तरह का लॉस होता है। करेक्ट। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। सच में बहुत सारे टॉपिक पे हमने बात की, भले वो डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, बिजनेस मैन को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं सर को एक और बार बुलाऊँ तो नीचे कमेंट में मुझे पार्ट 2 करके लिख दीजिए। मैं सर से अश्योरिटी लेता हूँ आज कि सर हम वापस से आपको बुलाएंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पार्ट 2 लिखा तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विराल, एंड थैंक यू सो मच सभी ऑडियंस के लिए। और मैं प्रे करूँगा आपके लिए कि आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।